बहू की 2 वक्त की चैन की रोटी भी छीनने वाली सास अगर उसके पीछे लगी रहे कि बहू कुछ खा ले तो मामला गंभीर है। अरे कुछ नहीं खाती हमारी बहू, कुछ नहीं। अब देखो आधा किलो बादाम भिगाए थे इसके लिए, लेकिन खाती ही नहीं। बहू को भी गुस्सा आ जाता है कि खाने पर इतना जोर क्यों। अच्छा माँ जी खा ही लेती हूँ। क्यों चाची, लाई दीजिए बादाम। सास हाथ से एक बादाम बहू की ओर उछाल देती है। ले ये बचा है, तू तो खाती नहीं, अब फेंकूंगी थोड़ी ना, तो मैंने ही खा लिया। सास जोर का डकार मारकर चली जाती है। भला सोच, तेरी सास कितनी अच्छी औरत है। सारा दिन तेरे खाने पीने की चिंता में पतली होती जा रही है। एक हमारी बहू है, हमारा तो कुछ सोचती ही नहीं है। फिर शाम को, अरे रिन्नी बहू ज़रा किशोर को तो फ़ोन कर। क्यों माँ जी, वो तो अभी ऑफिस में है, 1 घंटे बाद निकलेंगे। तू ना बहू बोलती ज़्यादा है, बाकी तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितना बोल रही हूँ उतना कर ना। बहू भी क्या करती, सास का कहा मानना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है। पति को फ़ोन लगाकर पकड़ा देती है फ़ोन सास को। हाँ भाई किशोर, मैं तो हार गई। तेरी बीवी को बोल बोल करके कुछ खा ले, कुछ खा ले, लेकिन ना ये तो कुछ खाती है सारा दिन। तू एक काम करना, आते वक्त ना कल्लू के पास से 4 समोसे पकड़ लेना, वही पसंद है ना इसको, शायद खा ले। अच्छा चलो रखती हूँ। और सुन, चटनी हरी लाल दोनों डलवा लेना, ठीक है? और हाँ थोड़े करारे भी करवा लेना, हाँ बेटा। सास फ़ोन साइड पर रखकर चली जाती है। पर माँ जी मैंने तो अभी ही खाना खाया था। अभी कब? 2 बजे ना, अब तो 5 बजने आए हैं बहू। 1 घंटे बाद चाय बनेगी, फिर तो क्या खाएगी, खाली चाय? ना जी ना, मेरी बहू समोसे खाएगी। हाँ। किशोर वक्त से घर आता है, साथ में लेकर आता है समोसे, कल्लू के, वो भी 4 हरी लाल चटनी के साथ। वाह 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 वाह। बहू चाय ले। बहू चाय ले आती है। सास एक समोसा बहू के सामने रख देती है। खा बहू खा, कुछ नहीं खाती तू। तेरे पीछे कितना परेशान रहते हैं हम लोग, पता भी है। अभी बहू चाय के साथ एक समोसा भी पूरा खत्म नहीं कर पाई थी कि सास की डकार सुनाई देती है और सामने के प्लेट से 3 के 3 समोसे गायब। बहू सिर पर हाथ रख लेती है कि बहू कुछ खा ले, कुछ खा ले के पीछे क्या मंशा है। अरे साफ साफ कह देती कि बहू मेरा कल्लू के पास के समोसे खाने का मन कर रहा है, तो भी समोसे तो आ ही जाते ना। ना, ऐसा नहीं करती सासू माँ तो। अच्छा बहू चलती हूँ, रात का खाना थोड़ा हल्का ही रख देना। वो क्या है ना, समोसे पचने में थोड़ा वक्त भी तो लगता है। सास चली जाती है। थोड़ी देर बाद पति आता है। मानना पड़ेगा, माँ बहुत परेशान रहती है तुम्हारे खाने पीने को लेकर। क्या जादू कर दिया है। वैसे कैसे लगे समोसे, एक मुझे भी दे दो। कहाँ से दूँ, सारे समोसे खत्म। रिन्नी चली जाती है। रिन्नी के जाने के बाद उसका पति, यार कैसी भूखी बीवी से पाला पड़ गया है, कितना खाती है। पता नहीं माँ को ही क्यों लगता है कि वो खाती नहीं। भला 4 समोसे, आम इंसान तो खा ही ना पाए, वो भी कल्लू के जो एक्स्ट्रा बड़े साइज के जंबो समोसे बनाता है। खैर हम तो ये चटनी ही पी लेते हैं। तभी रिन्नी को और समोसे खाने का मन करता है, लेकिन समोसे तो खत्म। वो सोचती है कि चलकर चटनी ही पी लेती हूँ। वो वापस आती है, पति के हाथ से चटनी लेकर पी जाती है और चली जाती है। पति बेचारा। फिर अगले रोज़, माँ हम कल पार्टी में चलेंगे, तो सारे तैयार है ना? मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा। अरे वाह, किसकी पार्टी है? वो मेरे ऑफिस का है ना, उन्हीं की। वैसे वो लोग मेन्यू पूछ रहे थे कि हम लोग क्या खाते हैं। मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ स्पेशल बनवाना हो तो। कैसी बात कर रहे हो जी, किसी के घर जाना है तो जो वो लोग प्यार से खिलाएंगे वही खा लेंगे, क्यों माँ जी? सास कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अरे बहू तू ना कुछ खा लेना, बस तू खाती नहीं, तेरी पसंद का ना हो तो। अच्छा ये बता अभी खाने में क्या है?
किशोर चला जाता है। सास भी कमरे में चली जाती है, लेकिन सास के मन में कुछ चल रहा था। क्या? ये बहू भी ना कुछ खाती नहीं, ना ही कुछ घर में बनाती है। अभी बाहर मिल रहा है तो कह रही है कि कुछ भी खा लेंगे। अरे क्यों कुछ भी खा लेंगे? अभी चुपके से बहू का फ़ोन उठाकर किशोर को मैसेज कर देती हूँ, दाल मखनी, मटर पुलाव, शाही पनीर। सास चुपके से बहू के फ़ोन से बेटे को मैसेज कर देती है। किशोर को लगता है कि बीवी ने मैसेज किया है, तो वो दोस्त को वही मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। अगले रोज़ पार्टी में, आप लोगों को ये खाना पसंद था, लेकिन मुझे ना ये खाना बनाना ही नहीं आता था। मेरा तो मन था आपके लिए साउथ इंडियन अपने हाथ से बनाऊं, लेकिन हाँ तो बनाना था ना, ये किसने कहा बनाने के लिए? वैसे भी पनीर और दाल तो माँ जी को डॉक्टर ने मना कर रखा है। वो इन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने इनको मैसेज किया था कि यही खाना है, तो वैसे कोई ना, हम लोग भी इसी बहाने ये खाना खा लेंगे। रिनी हैरान हो जाती है कि उसने तो कोई मैसेज नहीं किया, फिर किशोर ने अपने मन से मैसेज क्यों किया? लेकिन वो कुछ कहती नहीं। हमारी बहू ना कुछ खाती ही नहीं। अरे रिनी रुक, मैं लाती हूँ तेरे लिए पनीर और दाल। सास ढेर सारा खाना अपने प्लेट में डालकर ले आती है, बहू को देती है पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा। अरे खाती ही नहीं है जब तक मैं ना दूँ। अरे खा ले बहू, कुछ तो खा ले। बहू समझ जाती है कि ये सारा काम सास का किया है। वो लोग खाना खाकर घर आ रहे थे कि अरे बेटा ज़रा रोक तो गाड़ी, आइसक्रीम ले ले। वो क्या है ना, तभी बहू बीच में बोल पड़ती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, रहने दीजिए। सास बेचारी क्या करती, लेकिन आइसक्रीम की तलब जो लगी थी। अब हर बार तो बेटा तू इसी के लिए लाता है ना, आज मेरे लिए लेकर आ आइसक्रीम। सास तो सास रही, भला वो कैसे हार मान ले। लेकिन इस बार बहू ने भी कमर कस ली थी कि वो सास की ये हरकत छुड़वा कर रहेगी। अरे कुछ खाने का मन है तो खुद के बल पर खाए ना कि उसके कंधे पर बंदूक चलाए। फिर अगले रोज़, अरे बहू कितनी पतली हो रही है, कुछ खाती क्यों नहीं? किशोर ज़रा भी ध्यान नहीं देता तू बहू पर। अम्मा तू ही सारा दिन इसे खिलाती रहती है, मैं क्या बोलूँ? जो बोलती है वो ला तो देता हूँ, अब क्या करूँ इससे ज़्यादा? नौकरी छोड़कर खुद थोड़ी ना हाथ से खिलाने लगूंगा। चलो अब देर हो रही, रिन्नी जल्दी से नाश्ता लगा दो। रिन्नी उठकर जा रही थी कि हमेशा की तरह सास, रिन्नी बहू तू ना शुद्ध वो गाय वाला देसी घी है ना जो तेरे मायके से आया है, उसमें ना हलवा बना ले। वो क्या है ना, मोटापा चढ़ेगा थोड़ा तुझे। हाँ, बहू जो पूरे मूड में होती है सास की खबर लेने के। वो क्या है ना माँ जी, अपने हाथ का तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, तो आप बना दीजिए ना। हाँ माँ, तेरे हाथ का हलवा खाने का मन हो रहा है। अब यही होता है ना, ज्ञान देना तो आसान है लेकिन पालन करना मुश्किल। फिर एक रोज़, बहू क्यों ना आज तू पकौड़े खा ले हैं? बहुत दिनों से तुम मिठाई खा रही है, मैं देख रही हूँ। क्या किशोर? माँ जी किशोर बता रहे थे कि आपके हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे उनको। मुझे भी खाने हैं आपके हाथ के पकौड़े प्लीज़। सास कई बार अब कुछ कहती तो बहू सास को बनाने के लिए भेज देती। हार कर सासू माँ कहती हैं, उफ बहू बहुत गर्मी है, मुझे शिकंजी पीनी है, बना दे बेटा ज़रा। क्या बात है माँ, बहुत दिन बाद आपको कुछ खाने पीने का दिल किया, नहीं तो आप तो हमेशा बहू को ही खिलाती रहती है। क्यों रिन्नी? हाँ, मैं चली माँ जी के लिए शिकंजी बनाने, आप लोगी? अब तो सास खाती, खूब खाती, लेकिन ये ना कहती बहू खा ले कुछ। अब तो सास खाती है खुद की मर्जी से। ये कहानी लोगों की उस मानसिकता को बदलती है जहाँ ये कहा जाता है कि गांव की औरतें सीधी और शहर की चालाक होती है। अरे बहुरानी क्या कर रही हो? माँ खाना बना रही हूँ, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना है ना। अरे रोटी मैं बना दूंगी, तू जाकर जरा बाजार से ये सामान लेकर आ जा और मेरा मोबाइल ठीक करवा देना। जी माँ। ये बोलकर दिशा मार्केट चली जाती है।
वापस लौटते ही, ओ माँ, बहुत देर हो गई, मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। अरे ठीक है ठीक है, वो तो सारा दिन घर पर कोई होता नहीं है तो फोन पर ही मन लगा लेती हूँ। वैसे तेरे बच्चे मोबाइल देखने ही कहाँ देते हैं, सारा दिन उधम चौकड़ी। जी माँ, मैं समझ सकती हूँ, बच्चे को सारा दिन देखना कोई आसान काम नहीं है। कोई बात नहीं है माँ, मैं किसी नौकरानी को आपकी मदद के लिए रख देती हूँ। अरे ना ना ठीक है, जो पैसे नौकरानी को देगी वो मुझे ही दे दिया कर। दिशा वहां से चली जाती है। जब ऑफिस के काम से लौट रही होती है कि सास का फोन आ जाता है। अरे दिशा बिटिया, नीचे आ जाए तो फोन कर देना। वो क्या है ना, आज खाना बनाने का मन नहीं था, बच्चे भी सारा दिन घर पर बोर हो रहे थे तो सोचा उन लोगों को घुमा दिया जाए। अब जी माँ, मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ, आप लोग नीचे आ जाइए। दिशा बच्चों को घुमाकर माँ को खिला पिलाकर घर आती है कि उसके बॉस का फोन आ जाता है। जी सर, मैंने वो सारा काम कर दिया था। कर दिया था? कैसे किया था दिशा? मैं तो कह रहा हूँ कि वो फाइल भी पूरी नहीं है, तुम मुझे कल दोपहर तक फाइल पूरी करके दो। जी सर। दिशा का मुंह उतर जाता है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, सारा दिन काम करो फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। मन तो करता है छोड़ दो इस काम को। अरे क्या बड़बड़ा रही है, फिर ऑफिस की टेंशन हो गई क्या? हाँ माँ, बॉस की चिक चिक। आज रात को प्रशांत से बात करती हूँ, मैं भी अब घर में रहना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन 4 पैसे आ जाते हैं तो प्रशांत को मदद मिल जाती है। बहुत परेशान सा रहता है, हम दोनों को ही तो उसका सहारा बनना है ना। देखा नहीं कितना परेशान रहने लगा है आजकल। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। खैर, कल जाती हूँ ऑफिस। हाँ बेटा, और तेरी सैलरी कब आ रही है? ये इतने सारे खर्चे इस महीने के, ऊपर से मांगने वाले लोग दरवाजे आकर मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। अब घर में रहना तो मुझे ही पड़ता है। जी माँ, जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको सारे दे दूंगी। रात में प्रशांत घर आता है। ओह, ये क्या, आप आज फिर पी कर आ गए? अरे टेंशन में रहता है, सारा दिन काम करता है, थक जाता है बेटा। प्रशांत, ये क्या है, रोज तुम इतनी देर से आते हो, ऑफिस तो 7 बजे छूट जाता है, तुम्हें आने में 11 क्यों बज जाते हैं? ऊपर से रोज पीना भी तो ठीक नहीं। बच्चे तुम्हें याद करते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तब तक तुम ऑफिस चले जाते हो। ये क्या है प्रशांत? अरे दिशा, वो क्या बताऊं, वो आनंद है ना, उसके बेबी की जॉब लग गई तो पार्टी दे रहा था। दिशा परेशान हो जाती है। सारा दिन घर, ऑफिस, बच्चे और सबसे बड़ी बात, सासू माँ तो चुपचाप जाकर सो जाती हैं, लेकिन मन में सवाल चलता रहता है कि क्या जितना प्यार वो इस परिवार को दे रही है उसे इस परिवार से वापस मिल रहा है। लेकिन पूछे भी तो किससे? उसकी दशा को बयां करना उसे तो आता नहीं था। एक दिन, अरे दिशा, मेरी दवाई खत्म हो रही है, शाम को जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है। दिशा ऑफिस में अपनी सहेली शिल्पी से कहती है। चल यार, मैं निकलती हूँ, आज सास को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो तेरा पति क्यों नहीं ले जाता? माँ तो उसकी है ना। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे बच्चों को देखती है, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, तो क्या बच्चे तेरे अकेले के हैं? देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन ये क्या, अब तूने कार ली है, वरना 8 साल से मैं तुझे देख रही हूँ, इतनी सी कमाई में तेरा पति कार से जाता था और तू उससे भी दूर नौकरी करती है, बस के धक्के खाती आती है। यार तू बोल तो सही रही है, लेकिन मैं क्या करूं? अरे अपने लिए जीना सीख और उन लोगों को तेरी कीमत बता। कैसे? और कीमत पता है तभी तो प्यार करते हैं ना वो लोग मुझे। अरे पता नहीं प्यार करते हैं या इस्तेमाल। एक काम कर, आज घर जा और अब सास कोई भी बाहर का काम बोले ना तो बोलना प्रशांत से करवा लो, ठीक है? जी मैडम जी। चलो अब तो मैं यहीं बैठ रही हूँ, आने दो सास का फोन,
और इतने में ही सास का फोन आ जाता है। अरे दिशा, निकली नहीं? डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्या? माँ आज ना बहुत काम है, आप प्रशांत को फोन कर दीजिए, वो ले जाएंगे। अरे वो बेचारा बहुत काम करता है ऑफिस में, उसको कैसे अच्छा चल मैं बोल देती हूँ। सास बेटे को फोन करती है। अरे प्रशांत, वो दिशा को ना ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया है तो वो निकल नहीं सकती, तू मुझे डॉक्टर के पास ले जाना जरा बेटा। प्रशांत जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था। अरे माँ, ये बार बार फोन मत किया कर, दिशा से बोलो कैसे भी करके जल्दी आ जाए, मैं काम कर रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। अब ऐसी ही बड़ी से लेकर छोटी चीज के लिए दिशा सास को प्रशांत से कहने के लिए कहती और प्रशांत उसे टालता जाता। बेटा दिशा, आज तो लाइट ही कट गई, मैं और बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। अरे क्यों माँ, लाइट क्यों कट गई? प्रशांत ने बिल जमा नहीं किया क्या? अरे जब तू जानती है कि वो घर के काम नहीं करता तो क्यों बार बार उसे कहने के लिए मुझे कहती है? क्योंकि माँ, घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। मैं भी एक औरत हूँ माँ, जिसे उसके माँ पापा ने पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, लेकिन आपने तो मुझे ऐसे समझ लिया कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मेरी अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं। कमाना, बनाना, खिलाना के साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी आपने मेरे ऊपर ही डाल दी। सही कह रही है बहू, लेकिन तूने हर किरदार इतनी ईमानदारी से निभाया कि मैं अपने बेटे को भूल गई। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने प्रशांत के लिए हमेशा चैन, शांति और सुकून चाहा, जिसका उसने गलत फायदा उठा लिया। तू मेरे लिए आज से प्रशांत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने प्रशांत को बेटे के रूप में पाला पोसा, लेकिन तेरे माँ पापा ने तो तुझे बेटा और बेटी दोनों के ही गुण दिए बेटा। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना।
फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी। ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो 1 नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे।
सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी। किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं, हाँ मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या, ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती। चलो मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सकते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा।
मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं।